मैं फुराश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने किया इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ। महाराजा अग्रसेन भवन में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। नर्सिंग कर्मियों का कलेक्ट्रेट पर ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन। वेतन भत्तों की विसंगति दूर करने सहित 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन भिजवाया राज्य सरकार को। अनावश्यक रास्तों को बंद करवा असामाजिक तत्वों से सुरक्षा की गुहार। महिला रेलवे कर्मचारियों ने जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को की लिखित शिकायत। मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर लगाया धरना। कार्यकर्ता घायल हुए मजदूर के इलाज का खर्च देने से मुकरने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा, जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग, विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक व लाभार्थी स्कूली छात्राएं मौजूद रहीं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वर्चुअली शुभारंभ होने के साथ ही गुरुवार से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 2 जगह शिविर शुरू हो गए। जंक्शन में करनी चौक के नजदीक स्थित अम्बेडकर भवन व टाउन में नगर परिषद सभागार में शिविर शुरू हुए। प्रथम चरण में जिले के 74,772 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसमें भादरा ब्लॉक में 12,182, हनुमानगढ़ में 16,205, नौहर में 12,645, पीलीबंगा में 12,221, रावसर में 7,272, संगरिया में 7,013, टीबी में 7,234 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक केंद्र, संगरिया में पंचायत समिति सभागार, पीलीबंगा में अंबेडकर भवन, नौहर में पुरानी नगरपालिका भवन, भादरा में नगरपालिका भवन, टिब्बी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रावसर के अंबेडकर भवन में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि केवाईसी के बाद लाभार्थी की ओर से जियो, एयरटेल और वोडाफोन में से किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डेटा प्लान का चयन किया जा सकेगा। इंटरनेट डेटा प्लान के चुनाव के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है। योगेंद्र कुमार ने बताया कि चिरंजीवी परिवार महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार जनाधार ई वॉलेट के माध्यम से 6800 रुपए देगी। इसमें स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,125 रुपए और 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थी चाहे तो राज्य सरकार की ओर से देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं, बशर्ते शेष राशि का भुगतान लाभार्थी स्वयं करना चाहेगा। चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष हैं, इसलिए इंटरनेट डाटा 31 मार्च 2024 तक का दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपए प्रति ई वॉलेट में हस्तांतरित किए जाएंगे। मेरा नाम पूजा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला खुंजा में पढ़ती हूँ। सर, मेरे को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फ़ोन मिला है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होएगा क्योंकि मैं इससे अपनी स्टडी कर सकती हूँ 12th क्लास की। और आगे गेम्स के लिए हम बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा को घर पे टेंशन होती है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं हम रेलवे का वो क्या नाम है, हम रेलवे में अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मेरा नाम गज़ल है और मैं क्लास 11 महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। सर, ये जो आपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चलाई है, इससे हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं और जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इस स्मार्टफोन के ज़रिए वो ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। हम इस स्मार्टफोन के यूज़ से अब ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। हर तरह के कोर्स वगैरह हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी स्कूल पहले गवर्नमेंट थे, अब अशोक गहलोत जी ने इन स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम कर दिया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स हैं ना अब इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। सभी बच्चे अब इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और इस स्मार्टफोन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आगे की हम स्टडी भी कर सकते हैं, ट्यूशन्स भी, और सारी फैसिलिटीज़ हमें इस फ़ोन्स के थ्रू मिल चुकी है। वेतन भत्तों की विसंगति दूर करने व नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष ध्यानाकर्षण धरना देकर प्रदर्शन किया।
राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले राज्यव्यापी आह्वान पर किए गए धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भिजवाकर मांगों पर सकारात्मक निर्णय न लिए जाने पर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी। हम सब एक हैं। नर्सेज एकता जिंदाबाद। नर्सेज एकता जिंदाबाद। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो हम मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नर्सेज एकता जिंदाबाद। नर्सेज एकता जिंदाबाद। संघर्ष समिति के जिला संयोजक गुगन साहर ने बताया कि नर्सिंग कर्मियों का 11 सूत्री मांग पत्र पिछले 4.5 साल से सरकार के पास लंबित पड़ा है। अभी तक उस मांग पत्र पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार के आला अधिकारी आज 24 दिन बाद भी नर्सिंग कर्मियों की सहमति सिद्ध मांगों का सकारात्मक समाधान करने की बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं। इससे नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि संविदा व निविदा भर्ती के नाम पर नर्सिंग कर्मियों का शोषण बंद हो। सभी संविदा कर्मियों को सरकार नियमित करे। उनके संविदा सेवाकाल का नेशनल लाभ दिया जाए। नर्सेज वेतन विसंगति, संविदा नर्सेज का नियमितीकरण, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, प्राथमिक उपचार का अधिकार, कैडर रिव्यू, समयबद्ध पदोन्नति, नर्सिंग ट्यूटर, एएनएम, एलएचवी का पदनाम परिवर्तन, नर्सिंग छात्रों के स्थायी फंड में वृद्धि की जाए। सहारण ने कहा कि अगर सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया तो 16 से 22 अगस्त तक गेट मीटिंग होगी। 23 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सिंग कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहकर जयपुर में महारैली करेंगे। तब भी सरकार नहीं चाहती तो नर्सिंग कर्मियों को बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार करने जैसा कठोर कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। हम पिछले 4.5 सालों से राजस्थान सरकार से हमारे नर्सेज संबंधी मांगें जो हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और अब पिछले 18 जुलाई से हमने सुनवाई नहीं होने के से परेशान होकर तंग होकर और सरकार का ध्यानाकर्षण करवा हेतु हर जिले स्तर पे धरना शुरू है और ब्लॉक स्तर पर भी एक दिन सांकेतिक रूप से ध्यानाकर्षण धरना लगाया। 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। चरणबद्ध कार्य तरीके से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए आज फिर हम कलेक्टर जी के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन देकर अवगत कराना चाहेंगे हमारी मांगों के बारे में। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो 23 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सेज कंपाउंडर जो भी हैं वो हॉस्पिटलों में नहीं मिलेंगे और वहाँ रैली स्थल पर, धरना स्थल पर जाएंगे। और सारे हॉस्पिटलों में हम मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की 23 अगस्त के बाद भी, तो हम ये सरकार ही चाहेगी कि हम घर जाएं या काम पर जाएं। ये जो धरना एक सूत्र के रूप में जो चल रहा है पूरे राजस्थान में, तो जैसे कि अभी सभी साथियों ने और गुगन बोस ने अवगत करवा दिया है, हमारी अनेक 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें मुख्य मांगे ही हैं लगभग सभी। लेकिन जो मांगे इन्होंने अवगत करवा दिया है, उसके अलावा एक जो मांगे मैं बता देता हूँ आपको। संविदा जो प्रथा है उसको बंद किया जाए और जो श्रम मंत्रालय है जिसने पहले से गाइडलाइन जारी करी है कि जो श्रम मंत्रालय के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी डिवाइड करी है, उसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल 3 कैटेगरियाँ उन्होंने उसके अनुरूप वेतन है वो डिसाइड किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब नर्सेज है जो कि कुशल की श्रेणी में आती है तो उसको इतना वेतन कम क्यों? क्या नर्सेज कुशल नहीं है? और जो एक सफाई कर्मचारी है वो अर्धकुशल की श्रेणी में आता है। जब आप डिप्लोमा डिग्रीज करते हो उसके बाद में आप 4 साल के बाद में आप आते हो और आपको लगभग 8,000 रुपये दिए जाते हैं और वो भी टाइम से नहीं दिए जाते। तो क्या ये नर्सेज का जो अधिकार है उसका हनन नहीं है? तो मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द सुने, नहीं तो पूरे आक्रोश के साथ में एक साथ में जयपुर 23 तारीख को नर्सेज उतरेगी। धन्यवाद। धरना हमारी जो जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमने ये करा है। जहाँ सरकार हमारे तो जितनी भी जैसे ग्रेड पे है तो उसको 3600 करने के लिए और जो ये है सुविधा प्रथा है इसको बंद करने के लिए कि जैसे 9-9 हज़ार में और 7-7 हज़ार में और ट्रेनिंग करने के बाद में भी इनको 9-9 हज़ार में अपने फिक्स में रख रहे हैं, तो फिर डिप्लोमे का क्या फ़ायदा। रेलवे मेडिकल कॉलोनी में प्रवेश के अनावश्यक रास्तों को बंद करवाने एवं असामाजिक तत्वों से आवासों की सुरक्षा करने की मांग के संबंध में कॉलोनी में बने रेलवे आवासों में रहने वाली महिला रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री को लिखित शिकायत दी। रेलवे मेडिकल कॉलोनी में रहने वाली महिला रेलवे कर्मचारी ने बताया कि भट्टा कॉलोनी की तरफ से आने वाले रास्ते व कॉलोनी के अन्य रास्तों में असामाजिक तत्व
रेलवे आवास परिसर में घुसकर खाली पड़े डबल स्टोर रेलवे आवासों में बैठकर शराब, अफीम, ड्रग्स और अन्य प्रकार का नशा करते हैं। उसके बाद ये लोग नशे की हालत में निडर होकर रेलवे आवासों में चोरी करते हैं। नशा करने के बाद नग्न होकर कॉलोनी में घूमते हैं। जब उनको रोका जाता है तो कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों के सामने गाली गलौज भी करते हैं और अभद्रता से पेश आते हैं। रेलवे मेडिकल कॉलोनी वर्तमान समय में इतनी असुरक्षित हो गई है कि रेलवे आवास परिसर में रहने वाले पुरुष रेल कर्मचारियों के ड्यूटी पर चले जाने के बाद दिन में भी असामाजिक तत्व रेलवे आवासों में घुसकर चोरी कर लेते हैं। इस कारण रेलवे आवास में रहने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला रेल कर्मचारियों ने मांग की कि मुख्य रूप से भट्टा कॉलोनी की तरफ से आने वाले रास्ते व कॉलोनी के अन्य अनावश्यक रास्तों को ऊंची रार दीवारी निकालकर बंद करवाया जाए। डबल स्टोर रेलवे आवास जो खाली पड़े हैं, खंडर हो चुके हैं, जो कि नशेड़ियों की शरण स्थली बने हुए हैं, उन्हें तोड़वा दिया जाए। पूरे रेलवे आवास परिसर की ऊंची चारदीवारी करवाकर रेलवे आवास परिसर की सभी गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाकर कॉलोनी का मुख्य गेट लगाया जाए ताकि रेलवे आवास परिसर में कोई अन्य व्यक्ति या असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर सके। इससे कॉलोनी में शांति बनी रह सके। रेलवे मेडिकल कॉलोनी से आए हैं और हमारी यही समस्या है कि जो हर रोज़ नशेड़ी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं और वहाँ पे नंगे घूमते हैं और हमारी बच्चियों का भी बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। तो ये सारी समस्याएं हैं वो हम सिविल थाने लेके आए हैं, भाई ये हमारे कोई कार्रवाई करे। तो इसीलिए तो क्या कहा इन्होंने? सर बोल रहे हैं कि ये करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद हमें वहाँ बुलाएगी तब वो कार्रवाई होगी और गश्त लगाने के लिए भी भेज देंगे। हाँ जरूर, भय का माहौल बना हुआ है, बच्चियों का बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। क्या बच्चियाँ, क्या लड़के, क्या लड़कियाँ, सभी का बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। हम कोई सुरक्षित नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते। जब नंगे घूमेंगे तो हम कैसे बाहर निकल पाएंगे? नहीं कर रहे, अभी तो नहीं कर रहे और अब बोल रहे हैं कि अब करेंगे गश्त। अब हम बोल के आए हैं अभी गश्त तो करो, वहाँ उनको भय होए ताकि वो नहीं होए। चोरियाँ घनी बढ़ रही है भैया। उधर थाना प्रभारी विष्णु खत्री के अनुसार शिकायत मिली है, कार्रवाई की जाएगी। महिला रेलवे कर्मचारियों ने इस संबंध में रेलवे के वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता को भी ज्ञापन सौंपा। महिलाएं थी, क्या समस्या थी? रेलवे की महिलाएं आई थी 15-20 इकट्ठी होके रेलवे कॉलोनी की। इनकी ये समस्या है कि इनकी कॉलोनी में कॉलोनी से नशेड़ी टाइप के लड़के आते हैं और जो खाली पड़े हुए क्वार्टरों में बैठ के नशा वगैरह करते हैं और भोंडा प्रदर्शन करते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दी है। इसमें हम कार्रवाई करेंगे। गश्त को लेकर भी गश्त भी है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फैक्ट्री में कार्य करते समय ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर के इलाज पर होने वाला खर्च उठाने से इनकार करने से नाराज मजदूरों ने गुरुवार को सीटू के बैनर तले जंक्शन के रिको एरिया फर्स्ट में स्थित काली इंडिया फैक्ट्री के बाहर धरना लगा दिया। सीटू पदाधिकारियों ने घायल मजदूर को न्याय न मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। मांग न माने जाने पर फैक्ट्री के गेट पर ताला जड़ने की भी चेतावनी दी। फैक्ट्री मालिकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 8 तारीख की यहाँ घटना है। ये काल इंडिया फैक्ट्री है प्लास्टर ऑफ वेस्ट। इसमें पत्थर को पिघला कर उसका पाउडर बनता है और उस पाउडर से पाइपें वगैरह और सामान बनता है। बहुत ही कीमती सामान इसमें और बड़ी खतरनाक, हनुमानगढ़ ज़िले की सबसे खतरनाक फैक्ट्री जो यहाँ है। इसमें हमारे एक मज़दूर की ऊपर से गिरने से चोट लगी और गंभीर चोट लगी। चोट लगने के बाद में उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद उसको बीकानेर लेके जा रहे थे। तब मालिकों ने कहा उनको कि आप इनको बीकानेर ले जाओ और हम आपकी पूरी सुविधा और जितना भी खर्चा है इसकी लगेगा हम लगाएंगे। वो बीकानेर लेके चले गए। वो बरेली का प्रवासी मजदूर है, वो बरेली के हैं। उनका कोई जना आधार कार्ड है, उस वजह से यहाँ का उनका कार्ड, आधार कार्ड नहीं होने से इनके यहाँ दवाई और उसकी व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाई। गंभीर चोटें थी, कोई गुर्दा फटे होने की बात बता रहे हैं, कोई उसका लात में फ्रैक्चर भी है। आज वो बस जब उनके पास पैसे नहीं थे वापस लिया। जैसे वो फैक्ट्री में आए तो फैक्ट्री मालिकों ने उनको गेट में घुसने नहीं दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया और यहाँ जो लोकल पुलिस है उसको बुला लिया। जब हमें पता लगा तो हम उसके लिए यहाँ आए हैं। अभी उसको हॉस्पिटल भेजा है
और प्राइवेट में दिखाने के लिए। तो हमारी ये मांग थी कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो मजदूर काम करता है उसकी तमाम जो जिम्मेवारी है, चोट की घटना की, दुर्घटना की, जो भी घटना घट जाए उसका सारा इलाज, और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसके परिवार को गुजारा करने लायक भत्ता जो भी है वो फैसिलिटी देनी चाहिए। ये मानवता से परे जिस तरीके का व्यवहार इस फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के साथ कर, ऊपर से ये बोलते हैं कि 50,000 रुपये के तो हमारे कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है। क्या मजदूरों की इतनी वैल्यू है? इस देश की GDP, इस देश को बनाने वाला, या आज जो बिल्डिंगें, कोठियाँ बनी हुई हैं, ये सब मजदूर की देन है। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं उसको लेकर, उस मजदूर को न्याय दिलाने के लिए की बात देखते हैं। अभी वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बताता है उसके बाद में फिर हम सारे बैठ के उसकी रणनीति तय करें। पहला फल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका इलाज, ताकि वो बचे, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। अभी हम एक बार धरना लगा के बैठे हैं, और अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम फैक्ट्री को गेट के आगे इसको सीज करेंगे, फैक्ट्री का काम बंद करेंगे, तालाबंदी करने का काम करेंगे। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 11 के डायरेक्टर पद के लिए चल रही उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। जोन नंबर 11 से कांग्रेस से पंचायत समिति के सदस्य बलराम देहड़ू के आकस्मिक निधन से खाली हुए इस पद के लिए हो रहे चुनाव के तहत 20 अगस्त को मतदान होगा। जोन नंबर 11 में भोमपुरा, मोहन मगरिया व रंजीतपुरा गाँव पंचायतें आती हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदन लाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। इस मौके पर अरुण खिलेरी, विकास गुप्ता, प्रकाश तंवर आदि मौजूद रहे। हमारे हनुमानगढ़ पंचायत समिति का जो वार्ड नंबर 11 है, उसमें दुर्भाग्य से जो कांग्रेस के पंचायत समिति के सदस्य थे श्री बलराम देहड़ू जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। आज चूंकि ये चुनाव है तो कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज मदन लाल जी को अपना प्रत्याशी तय किया है प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार और सभी कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार। तो आज हम उनका नामांकन हमने आवेदन किया है। तो सभी कार्यकर्ता बिल्कुल दिल जान से पूरा क्षेत्र में, पंचायत समिति क्षेत्र में लगेंगे और ये सीट हम जीतेंगे। निर्वाचन अधिकारी नायब तहसीलदार भावना शर्मा ने बताया कि जोन नंबर 11 के पंचायत समिति डायरेक्टर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जोन नंबर 11 में 3 पंचायतें आती हैं। चुनाव के संबंध में 4 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी। गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। शुक्रवार को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 20 अगस्त को मतदान व 22 अगस्त को मतगणना प्रस्तावित है। यहाँ पे पंचायत समिति डायरेक्टर के चुनाव हो रहे हैं। एक जोन नंबर 11 जिसमें 3 पंचायतें आती हैं, उसमें पंचायत समिति डायरेक्टर के चुनाव है, जिसकी अधिसूचना है वो 4 अगस्त को जारी हुई थी। और जो है अंतिम, जो आज 11 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन तिथि है, 12 तारीख को नाम वापसी जो है वो लिए जाएंगे। और जो चुनाव है वो 20 अगस्त को जो है वो प्रस्तावित है, और 22 अगस्त को जो है इनकी मतगणना जो है वो प्रस्तावित है। सेवानिवृत्त व्याख्याता वेद प्रकाश नोखवाल ने गुरुवार को अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जंक्शन शहर में अलग अलग जगहों पर नीम, अमलतास, पीपल, बड़, शीशम, अर्जुन, अंजीर सहित अन्य प्रजातियों के 67 पौधे रोपे। अधिकतर पौधे विद्यालय प्रांगण में रोपे गए। इस दौरान उन्होंने जंक्शन पुलिस थाना में भी पौधारोपण किया। इस दौरान थाना प्रभारी विष्णु खत्री सहित अन्य स्टाफ ने भी पौधे लगाए। और आज मेरा 67th बर्थडे है, तो मैं 67 पेड़ लगाने हैं। लगभग 40 लगा चुका हूँ 4-5 स्कूलों में, अभी शाम को पोस्ट ऑफिस में लगाने। और मुख्य ध्येय मेरे ये कि हर व्यक्ति को अपने बर्थडे पे अधिक से अधिक मैक्सिमम पेड़ लगाने चाहिए। हाँ, पहले से यहाँ पहले भी लगा के गया हूँ, स्कूलों में लगाए। और जब मैं सर्विस में था, स्काउट कैंप में जाते थे, हर कैंप के अंदर मैं 5-6 पौधे पेड़ लगा के आता था। तो शुरू से रुचि है मेरी। और कई बार अखबारों में पढ़ते हैं भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं। अभी पीछे कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इस कारण से ये सभी प्रेरित होकर के और मैं लगा रहा हूँ पेड़ पौधे। मैं ये देना चाहूँगा कि कम से कम अपने जन्मदिन पर तो ज़रूर पेड़ लगाएं।
और वैसे जो भी कार्यक्रम होता है इसका, तो उसके अंदर जरूर पेड़ लगाएं अधिक से अधिक। वेद प्रकाश जी नोखवाल रिटायर्ड व्याख्याता द्वारा आज अपने 67वें जन्मदिन पर एक मुहिम चलाई है कि भाई मेरे द्वारा पौधे लगाए जाने हैं, और आज ये 67 पौधे लगा रहे हैं, जिसमें से थाने में भी लगा रहे हैं और स्कूल कॉलेज वगैरह सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह अलग अलग जगह लगा रहे हैं। और इनके द्वारा एक ये बहुत ही अच्छा नवाचार किया जा रहा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके सुखद और स्वस्थ जीवन भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेरणा तो ये आजकल जो एक चल पड़ा है कि भाई इस तरह से लोग अपने जन्मदिन पर केक काटना, उल्टे सीधे और काम करना, बोंडे प्रदर्शन करना, तो इसको छोड़े और एक जो अपने समाज में अच्छा संदेश जा सकता है जिसके लिए, उसको अपनाएं। इनके लिए मैं इनका जो इन्होंने नवाचार अपनाया है, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत मास्टर ट्रेनर को जंक्शन स्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर में ALMT प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आगाज गुरुवार को हुआ। इसमें जयपुर और ECI दिल्ली से ट्रेनिंग लेने वाले रिसोर्स पर्सन DLMT चैन सिंह, दीपक मिड्ढा, सिद्धार्थ राव, परमजीत, नितिन जांगीड़ की ओर से जिले भर के 50 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ECI के निर्देशानुसार है, इस बार जो ट्रेनिंग का शेड्यूल रखा गया है उसमें विधानसभा लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जानी है। जितनी भी ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट होगी वो सभी विधानसभा लेवल पे होगी। इसके संबंध में ECI ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया जाना है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये 2 दिवसीय ALMT प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए पोल प्रोसेस, EVM की ट्रेनिंग, सेक्टर ऑफिसर्स और होम वोटिंग जो नया कॉन्सेप्ट आया है उनके बारे में हमारे मास्टर ट्रेनर को दक्ष किया जाता है। और यही मास्टर ट्रेनर हैं वो विधानसभा लेवल पे शेड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे। तो अब तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 मास्टर ट्रेनर हैं और हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में 5 विधानसभा है, तो इसके अनुसार 50 मास्टर ट्रेनर को 2 दिवसीय ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इसमें SLMT और DLMT है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि पहले से जयपुर और ECI दिल्ली से ट्रेनिंग लेके आए हैं। वो ट्रेनिंग रिसोर्स पर्सन हैं और ट्रेंड हैं वो SDM के द्वारा अपॉइंट किए गए मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। भिरानी पुलिस ने 2 किलोग्राम गांजा बरामद कर छानीबड़ी निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ने गांव झांसल निवासी एक व्यक्ति से गांजा खरीदने की बात स्वीकारी है। अब पुलिस गांजा उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति की तस्दीक कर उसकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार भिरानी पुलिस थाना प्रभारी कविता पूनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम दोपहर को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम ने पुलिस चौकी छानीबड़ी के सामने नाकाबंदी शुरू की। नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद शारीरिक शिक्षक के पक्ष की ओर से परिवादी पक्ष पर राजीनामा के लिए दबाव बनने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जांच अधिकारी के भी आरोपी पक्ष के प्रभाव में होने के कारण 164 CRPC के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में गांव माणुका के ग्रामीणों ने रेशम सिंह के नेतृत्व में पीड़ित पक्ष के साथ गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित नाबालिग बच्चियों के 164 CRPC के
बयान लेखबद्ध करवा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उधर जांच अधिकारी सीओ अरविंद बेरड़ के अनुसार पीड़िता के बयान हो गए हैं। 164 के बयानों के सम्मन जारी करने के लिए पत्रावली न्यायालय में भिजवाई गई है। सम्मन जारी होने पर संबंधित दिनांक को पीड़िता के 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवा दिए जाएंगे। प्रकरण में अनुसंधान जारी है, शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा। को जो ग्राम पंचायत माणुका है और पंचायत में जो राजकीय स्कूल है उसके अंदर जो पीटीआई है वेद प्रकाश नाम का, उसने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की थी और सुना है वो पहले से ऐसा करते आ रहे हैं। पहले भी 1-2 बार घटना हुई है, लेकिन हमारे मेघवाल समाज की जो बच्चियां थी उनके साथ उन्होंने अश्लील हरकतें की, उनको वीडियो वगैरह भी दिखाई है अपने फ़ोन से। उसको लेके बच्चियों ने अपने घर पे बताया तो 3 तारीख को हम लोगों ने यहाँ कर महिला थाने में FIR दर्ज करवाई, लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही 164 में अभी तक बयान हुए हैं। उसी मांग को लेकर आज हम गांव के हमारे जो साथी हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी साथ आए और हमने SP साहब से मांग की है कि जल्दी से जल्दी 164 में बयान करवाई जाए और वो जो PTI है उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या आश्वासन मिला है? तो SP साहब ने कहा है जल्दी होगा प्रक्रिया। वो तो कह रहे हैं कि शुरू हो जानी चाहिए थी, पहले हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई है तो हम आज ही करवा के जल्दी से जल्दी 164 में बयान करवा देते हैं। सेकेंडरी स्कूल के PTI के विरुद्ध छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कराया था, इसमें कुछ और मैसेज के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें पीड़िता के बयान हो गए, कार्रवाई के लिए 164 के बयानों के सम्मन जारी करने के लिए पत्रावली न्यायालय हुई है। सम्मन जारी होने पर संबंधित दिनांक को पीड़िता के 164 CRPC के बयान लिखित करवा दिए जाएंगे। प्रकरण में अनुसंधान जारी है, शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा। चोरीशुदा लग्जरी गाड़ी में पोस्ट की तस्करी करते नागौर निवासी एक युवक गुरुवार को गोलूवाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिला विशेष दल हनुमानगढ़ के सहयोग से की गई कार्रवाई में कार से कुल 71 किलोग्राम पोस्ट बरामद हुआ। यह पोस्ट प्लास्टिक के 4 कट्टों में भरा हुआ था। पोस्ट के अलावा पुलिस को तस्कर के कब्जे से 32 बोर देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इस संबंध में NDPC एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार DST हनुमानगढ़ के जरिए गोलूवाला पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में पोस्ट की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी SI अजय गिरधर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे पर स्थित कैंचिया में ओवरब्रिज के पास नाकाबंदी शुरू की। जिले में सरेआम अवैध रूप से चल रहे सट्टे एवं बुकी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन क्षेत्र के जागरूक युवाओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में सट्टे बुकी का जोरों शोरों से काम चल रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण टाउन और ब्रिज के नीचे स्थित दुकान है। सबसे बड़ी बात ये पास में लड़कियों का स्कूल है, छात्रावास है, पास में हॉस्पिटल है, सामने सेंटर चला रहे हैं, सामने सेंटर पार्क है, इधर लड़कियों का
सेंटर पार्क के सामने चल रही अवैध सट्टा बुकी के खिलाफ के विरोध में हमने आज एडिशनल साहब को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम तमाम छात्र सड़कों पर आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।